राधे राधे फ्रेंड्स, ये दूसरा लेक्चर है आई दृष्टि का। जैसा आप जानते हैं, बुक्स सबके पास होती हैं, मटेरियल सबके पास होता है, सब लोग वही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है, क्योंकि वो जो कुछ लोग होते हैं वो कुछ अलग कर रहे होते हैं। अब वो अलग क्या कर रहे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें तो बुक में हमें दे ही रखी हैं, लेकिन उसके अलावा एग्जामिनर क्या पूछ सकता है तो वहीं लिख लो। ठीक है, तो कल हमने PM जनमन तक ऑफ किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, अब जैसा आप समझ रहे हैं नाम से ही, नमो का मतलब मोदी जी का नाम हो गया, ड्रोन मतलब ड्रोन हो गया, और दीदी मतलब रिलेटेड टू वुमेंस। ठीक है, योजना मतलब स्कीम है ही। तो ये जो स्कीम है वो वुमेंस के लिए है। ठीक है, अब ये स्कीम क्या है उससे पहले हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है वो फर्टिलाइज़र के लिए है। तो पहले तो फर्टिलाइज़र क्या है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप सब जानते हैं फर्टिलाइज़र हम लोग खेतों में डालते हैं, जिससे खेत की जो उपज है वो बढ़ जाती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या कि जो हमारा भारत है, भारत उर्वरकों मतलब फर्टिलाइज़र के केस में सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब इंडिया से ज़्यादा भी कोई ना कोई उत्पादन कर रहा होगा, तो वो कौन कर रहा है? चीन। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन आयातक भी दूसरा बड़ा है। मतलब इंडिया में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ज़्यादा है, हम उत्पादन कर रहे हैं लेकिन हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए खरीद भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे भारत आता है। तो भारत से ज़्यादा कौन खरीदता है? ब्राज़ील। ठीक है, ये मैंने यहीं लिख लिया, आप समझ जाइएगा। दूसरा बड़ा उत्पादक है, लेकिन भारत से ज़्यादा उत्पादन किस में होता है? चीन में होता है। दूसरा बड़ा आयातक है, लेकिन भारत से ज़्यादा कौन खरीदता है? ब्राज़ील खरीदता है। ठीक है, अब फर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्यों पड़ती है समझ में आ गया, जिससे उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये तो कि बेसिक आपको पता ही होगा। अब क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है भारत में, तो सरकार ने क्या किया है, सरकार चाहती है कि वो उर्वरक इकाइयाँ मतलब वो यूनिट्स जो अभी बंद हो गई हैं उनका पुनरुद्धार किया जाए, मतलब दोबारा से चलाया जाए, जिससे इंडिया जो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है वो इंपोर्ट करना बचे और इंडिया में उसका प्रोडक्शन हो। इंडिया में प्रोडक्शन होगा तो जॉब्स बढ़ेंगी, तो इंडिया का फ़ायदा होगा। ठीक है, और हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो पैसे देते हैं, डॉलर में देते हैं, तो वो भी दिक्कत है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या हुआ था, आपने बहुत ज़रूर सुना होगा अगर आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, तो नैनो फर्टिलाइज़र, लिक्विड नैनो फर्टिलाइज़र, इसकी भी बहुत ज़्यादा मतलब ये चलने लग गया है कि अब सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि लिक्विड नैनो फर्टिलाइज़र, नैनो यूरिया, नैनो DAP की तरफ जो किसान है वो शिफ्ट हो। अब ये नैनो वैनो है क्या, मैं समझाती हूँ इसमें। नैनो वर्ड का मतलब होता है छोटे से। ठीक है, लिक्विड मतलब तरल। तो अगर आप किसान फैमिली से हैं, आपने किसानों को देखा है जब खाद लगाते हो तो क्या करते हैं, हाथ में वो यूरिया लेते हैं और ऐसे करके फेंकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है वो सॉलिड होता है, वाइट कलर की गोल गोल टाइप की बॉल्स होती हैं। ठीक है, वो फेंक दिया जाता है, वो फिर गलता है और वो खेत में पहुंचता है। लेकिन अगर हम उसे नैनो मतलब लिक्विड फॉर्म में डाल दें तो हमें कम भी ज़रूरत होगी, क्योंकि लिक्विड तो फैल के जाएगा ना, तैर के जाएगा, तो इसलिए मतलब इसका छिड़काव हो सकता है आसानी से अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो। और जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो हमें ऐसे करके डालना होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसका छिड़काव हो जाएगा। छिड़काव भी कैसे हो जाएगा? ड्रोन की सहायता से। ठीक है, छिड़काव हो जाएगा ड्रोन की सहायता से। इसका मतलब क्या हुआ, जो किसान है उनका काम थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। अगर आपने किसी ने भी देखा हो तो मैंने तो खुद के पापा को बाबा को देखा है कि उसे कमर पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा भारी सा होता है, और उसके बाद उसको हाथ से ऐसे डाला जाता है। मैंने भी एक दो बार उनकी हेल्प की है बचपन में, तो जस्ट सपोर्ट करने के लिए करना चाहिए वैसे तो उसमें क्या होता है कि कमर पे रखो, बहुत ज़्यादा भारी होता है, और फिर उसे हाथ से ऐसे करके डालो। अब ये चीज़ अगर ड्रोन से हो जाएगी तो उसमें क्या होगा कि जो मेहनत होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब यही ड्रोन का यूज़ करना है। अब ये जो ड्रोन चलाने की जो टेक्निक है वो लेडीज़ को दे देंगे। ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं होती हैं उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, उसमें से एक को हेड को मेन समझा दिया जाएगा, बाकियों का उसका जो टेक्नीशियन वगैरह का उसका प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ड्रोन से जब छिड़का जाएगा तो एक तो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड कम यूज़ होना है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो किसान लोग हैं वो एक लिमिट से ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र यूज़ कर देते हैं तो उससे भी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा क्षमता है वो लॉस में चली जाती है। ठीक है, वो भी कम होगा, लिक्विड से जाएगा, और जब वो लेडीज़ जाएंगी तो उनके लिए एक जॉब जनरेट हो जाएगी, भैया जाके चलाओ और वहाँ से अपना अर्न करो। ठीक है, तो इस तरीके से तो हो गया ना ड्रोन दीदी योजना। मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लेडीज़ हैं उनको ये सिखा दिया जाएगा। जब सिखा दिया जाएगा तो वो आराम से उसका यूज़ कर सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या है ये याद रखिएगा, ये है एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, मतलब सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। अब यहाँ से क्वेश्चन दो टाइप की स्कीम होती है, एक तो सेंट्रली सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। इसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय क्षेत्र वाली योजना होती हैं उनका जो फंड है वो 100%
सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है, जो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम होती है। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जिस भी स्टेट के लिए होती है। तो ये डिफरेंस याद रख लीजिएगा, बेसिकली लेकिन पता होना चाहिए। तो जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, नाम ही होता है केंद्रीय क्षेत्र, केंद्र का क्षेत्र है, तो स्पॉन्सर भी कौन करेगी, केंद्रीय सरकार करेगी। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्पॉन्सर है इसके सेंट्रल, मतलब स्पॉन्सर क्या होता है, किसी और के लिए देना होता है, तो केंद्रीय सरकार कुछ पोर्शन केंद्रीय सरकार देगी और कुछ राज्य सरकार, ऐसा मैंने याद कर रखा था तो आपके लिए बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें टोटल क्या करना है, 15,000 जो ड्रोन है वो सरकार देगी। 15,000 में से जो 500 ड्रोन है, याद रखिएगा, 15,000 में से जो 500 ड्रोन है वो कंपनियां देने वाली हैं। अब 15,000 में से 500 कम कर दो, कितने बचेंगे, 14,500। तो 14,500 कौन देने वाली है, सेंट्रल सरकार। समझ में आ गया कि नहीं। तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस याद रखिएगा कि क्या है, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें जैसे यूरिया दे रखा है, तो मैं आपको यूरिया का फॉर्मूला बता देती हूँ। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ये पूछ लेता है इसलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, ठीक है, जो अभी रिसेंट में हुए। और इसमें इतना सारा दे रखा था, मैंने इतना सारा जो जो काम का है, जैसे जैसे क्वेश्चन आए उसके लिए अपनी अपनी तरीके से एक टेबल बना लिया, वही मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। टेबल ये थी, इतना सारा 1-1.5 पेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैंने वही बना लिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप में से कोई PYQ देख रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा PYQ में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए कि जिन राज्यों का इलेक्शन होता है ना, तो वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से विधानसभा सीट कितनी है, लोकसभा की सीट कितनी है, ऐसे कर करके, ठीक है। तो विधानसभा के चुनाव तो हुए हैं, तो उसकी सीट उसमें दे ही रखी थी, मैंने एडिशनली लोकसभा की सीट भी लिख ली है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, और यूपी का तो मैं पता ही होना चाहिए, इसलिए मैंने यूपी का भी लिख लिया। बाकी वही 5 राज्य हैं जहाँ पे अभी रिसेंट में चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो मैंने पहले लिखा हुआ राज्य, फिर उस राज्य की विधानसभा की सीट कितनी है, उसी राज्य की लोकसभा की सीट कितनी है, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, उस राज्य के CM कौन है, कौन सी पार्टी है उस राज्य में, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो वो मैंने लिख लिया, ठीक है। तो यूपी का तो आपको पता ही होना चाहिए, इसलिए मैंने यूपी का हाईलाइट किया ही किया है, ठीक है। अगर आप PYQ देखेंगे तो बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कभी कभी CM से पूछ लेते हैं, और उन्हीं राज्यों से पूछते हैं जिनके में इलेक्शन हुए होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, सारे राज्य करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बेस्ट है। मगर मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है, जिन राज्यों में रिसेंट में इलेक्शन हुए हुए होते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और यूपी तो पता होना चाहिए, मस्ट ही मस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले यूपी की जो विधानसभा की सीट है वो 403 सबसे ज़्यादा है। लोकसभा की सीट भी कितनी है, 80, ठीक है। विधानसभा के जो अध्यक्ष जी हैं वो हैं सतीश महाराज जी। योगी जी CM है, सभी जानते हैं इनको, तो पार्टी BJP है, ये भी सभी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि अब तक की जितनी भी विधानसभाएं आई हैं यूपी में, उसमें सबसे ज़्यादा 47 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। जो अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट चल रही है, उस गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा, मतलब अब तक जितने भी हैं सबसे ज़्यादा महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, कितनी, 47, ठीक है। आगे आते हैं। अब इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए थे, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 90, लोकसभा की कितनी है, 11। उसकी विधानसभा के अध्यक्ष हैं रमन सिंह जी, CM है विष्णुदेव साय जी। पार्टी कौन सी है, BJP जो जीती है। आप चाहे तो पार्टी को इग्नोर भी मार सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था क्योंकि ये वाली पार्टी हाईलाइटेड थी, ठीक है। और इस समय जो छत्तीसगढ़ में महिलाएं निर्वाचित हुई हैं वो है 19, जो छत्तीसगढ़ में अब तक की सर्वाधिक है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ के जो CM है विष्णुदेव साय जी, वो पहले आदिवासी CM बने हैं। मतलब अब तक जितने भी CM बने हैं वो आदिवासी नहीं थे, पहले आदिवासी CM है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, मैंने लिख लिया। आगे MP की विधानसभा की सीटें 230, लोकसभा की हैं 29। इनकी अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, CM है मोहन यादव जी, पार्टी है BJP जो विजयी है यहाँ पे। और इसमें भी महिलाएं कितनी हैं, 27 महिलाएं निर्वाचित है, ठीक है। बेसिकली मैंने महिलाएं इसलिए लिखी थी क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट थी, और एक और यहाँ पे मिजोरम के लिए, ठीक है। अब आ जाइए राजस्थान में। राजस्थान में 200 है सीट विधानसभा की, लोकसभा की 25 है। यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी, CM है भजनलाल शर्मा जी, पार्टी BJP। अध्यक्ष जो अन्य है इसमें 20 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, ठीक है। अब इधर आ जाइए मिजोरम में। मिजोरम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लेडीज़ वाला कॉलम बनाया था। अब यहाँ पे टोटल कितनी है, 40 सीटें, 40 में से 39 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, ठीक है। लोकसभा की सीट कितनी यहाँ पे, 1, ये देनी रखे थे, और मुझे इतने इंपॉर्टेंट लगे भी नहीं क्योंकि यूपी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए। अब यहाँ के जो CM है वो याद रखिएगा, इनके CM का नाम है लाल दुहोमा जी, ठीक है। ये पूर्व IPS ऑफिसर हैं, जो इंदिरा गांधी जी की रक्षा में रहते थे ये, ठीक है। अब पहले ये कांग्रेस में थे, फिर 1988 में इनके ऊपर दल विरोधी कानून लगा, और उसके तहत पहले आयोग लोकसभा सांसद थे, ठीक है। दल बदल कानून क्या होता है, कौन सी श्रेणी में आता है,
वो 10वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, मैंने जब बनाई थी वीडियो तभी बताया था, मैंने याद किया था द से 10 और द से दल बदल। ठीक है, मैंने सोचा मैं कुछ ना कुछ ट्रिक ऐसी रख लेती हूँ जिससे दिमाग में रहें चीज़ें। ठीक है, तो ये पहले अयोग्य लोकसभा सांसद थे कौन, यही सीएम लाल दुहोमा जी, जो पूर्व आईपीएस है। ठीक है, अब इनकी जो पार्टी है वो जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी है। ये पार्टी मुझे थोड़ी अलग थी, याद करने की लग रही थी, इसलिए मैंने पार्टी वाला कॉलम बनाया था। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, जो पहली बार है, मतलब एक से ज़्यादा महिला निर्वाचित हुई हैं, वो भी 3, पहली बार मिजोरम में ऐसा हुआ है। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट है लाल रेंग पुई जी हैं, ये वो महिलाएं, पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर बनी है और राज्य में मंत्रिपरिषद ग्रहण करने वाली तीसरी महिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब तेलंगाना में विधानसभा की 19 सीटें हैं, लोकसभा की 17 सीटें हैं। ये है नहीं, इनके सीएम अनुमुला रेवंत रेड्डी जी कांग्रेस है और यहाँ पे 10 महिलाएं निर्वाचित है। ठीक है, ये तो मैं लिख लिया था। अब जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, एक तो यूपी का तो अगर पता होना ही चाहिए, यहाँ पे ये पहले आदिवासी सीएम है कौन, विष्णुदेव साई जी। ये यहाँ पे 3 पहली बार महिलाएं निर्वाचित हुई हैं मजदूरों में। लाल रणपुई जी पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर है, राज्य की तीसरी है। ठीक है, जोरम पीपल्स पार्टी है। यहाँ पे अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो यूपी की 403, छत्तीसगढ़ की 90, एमपी की 230, राजस्थान की 200, मिजोरम की 40, तेलंगाना की 90 लोकसभा सीट। यूपी की 80, छत्तीसगढ़ की 11, एमपी की 29, राजस्थान की 25, मिजोरम की 1 और तेलंगाना की 17। सीएम इंपॉर्टेंट है, योगी जी तो बताइए, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई जी, एमपी के मोहन यादव जी, राजस्थान के भजन लाल शर्मा जी, मिजोरम के लाल दोमा जी और तेलंगाना के अनुमूल रेवंत रेड्डी जी। ठीक है, ये तो नाम रेवंत रेड्डी जी से वैसे भी याद हो जाता है। आई होप ये चीज़ हेल्प की होगी आपको शॉर्ट में। आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जितना भी थीसिस किया है पीवाईक्यू पे, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू, राधे राधे।